द्वारा इलाके में तीसरा शिकार बनाए जाने के बाद से पूरे क्षेत्र में वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में नाराजगी है। राजधानी में घंटाघर से सटी पुलिस चौकी के ठीक सामने स्थित इंदिरा मार्केट में 1 महीने में दूसरी बार चोरी की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया है। इंदिरा मार्केट स्थित 4 दुकानों में छत तोड़कर घुसे चोरों ने लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। इस बीच चोर भागने की ही फिराक में थे कि वहां के चौकीदार ने शोर मचा दिया। इस बीच चोर कुछ माल मार्केट के पीछे बने मैदान पर छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने बरामद सामान की शिनाख्त कराकर दुकानदारों को सौंप दिया है। निकाय चुनाव की भले ही अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने संवेदनशील स्थानों की सूची को तैयार करना शुरू कर दिया है। इस बाबत पुलिस मुख्यालय में चुनाव सेल का भी गठन किया गया है। वहीं पुलिस जवानों की छुट्टियों पर भी रोक लगा दी गई है। डीजीपी का कहना है कि प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में निर्वाचन आयोग को सुरक्षा जवानों के बारे में पत्र भी लिखा गया है। निकाय चुनावों को लेकर शासन हाईकोर्ट के आदेशों के हिसाब से तैयारियां कर रहा है। निकायों में आरक्षण की सूची पर 1 अप्रैल तक आपत्तियां मांगी गई हैं और अगले दिन रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेज दी जाएगी। शहरी विकास सचिव MH खान का कहना है कि शासन न्यायालय के आदेश के हिसाब से ही तेजी से काम कर रहा है। हालांकि निकाय चुनावों के संदर्भ में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस के नजदीकी लोगों के सुप्रीम कोर्ट में जाने की खबरें हैं, लेकिन शहरी विकास सचिव ने कहा है कि अभी तक इस मामले में कोई पत्र सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। भाजपा ने कथित सिडकुल भूमि घोटाले का मामला जनता के बीच ले जाने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी द्वारा घोषित 6 अप्रैल से घर चलो गांव चलो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिलाध्यक्षों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत ने कहा कि सरकार ने सदन में भले ही इस मुद्दे को टाल दिया हो, लेकिन अब वो सरकार को जनता के बीच घेरेंगे। राज्य में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के निकट बने दबाव के केंद्र के चलते पहाड़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के साथ ही तेज बारिश के आसार है, जबकि मैदानी इलाकों में आंधी के साथ बूंदाबांदी हो सकती है और बादल भी छा सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम में परिवर्तन का यह असर आगामी 36 घंटों तक दिखेगा। शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी के मुताबिक 1 अप्रैल से राज्य में शुरू हो रहे नए शिक्षण सत्र को लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। 31 मार्च तक कक्षा 1 से 9वीं तक का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और 1 अप्रैल से नई कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही इस वर्ष तबादलों को लेकर शून्य तबादला सत्र नहीं होगा। इस साल मानकों के आधार पर ही बिना सिफारिशों के शिक्षकों के तबादले होंगे। उत्तराखंड में सबसे बड़ी फलपट्टी रवाई घाटी की स्योरी सेब फलपट्टी में पिछले दिनों पड़े ओलों से भारी नुकसान हुआ है। क्षेत्र में बागवानी से जुड़े सैकड़ों काश्तकारों की फसलें ओले से बर्बाद हुई है, जिससे किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। क्षेत्र का अधिकांश किसान नकदी फसलों और फलों की आमदनी पर ही निर्भर रहता है, लेकिन प्रकृति के कहर ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। ऐसे में इन किसानों ने सरकार से उचित मदद की मांग की है। कुमाऊं में लोगों ने गुरुवार को रंगों की होली खेली। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में क्या बुजुर्ग, क्या जवान, महिलाएं और बच्चे भी होली के रंग में डूबे नजर आए। दरअसल ज्योतिषियों द्वारा बताए गए भद्रा कोष के कारण ही कुमाऊं में एक दिन बाद यानी गुरुवार को होली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। होली के मौके पर सुबह से ही लोग घरों से टोलियों में निकलकर एक दूसरे को रंग लगा रहे थे और अबील गुलाल लगाकर बधाई दे रहे थे। हल्द्वानी में गुरुवार को राजनेताओं ने भी जमकर होली खेली और देश और प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी। होली के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने जहां अपने हल्द्वानी आवास पर लोगों से मुलाकात की और अबीर गुलाल लगाकर लोगों को होली की बधाई दी, वहीं सूबे की वित्त मंत्री डॉक्टर इंदिरा हृदयेश भी अपने आवास पर अपने समर्थकों और शुभचिंतकों के साथ होली खेलती नजर आई। होली के त्योहार के दिन सड़कों पर मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों ने अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन में गुरुवार को होली मनाई। राजधानी की पुलिस लाइन से पहले सभी थानाध्यक्ष SSP बंगले पहुंचे, जहां गुलाल लगाकर SSP को बधाई दी। इसके बाद पुलिस लाइन में शुरू हुआ होली का दौर 1:30 दोपहर तक जारी रहा। DIG दून रेंज ऑफिस में और थाने चौकियों में भी जमकर ढोल बजा। अधिकारी और कर्मचारी प्रोटोकॉल को भूलकर होली की मस्ती की खुमारी में दिखे। उधम सिंह नगर में रुद्रपुर की आवास विकास चौकी पर होली के नाम पर पुलिसकर्मियों ने जमकर हुड़दंग किया। पहले तो इन्होंने नैनीताल हाईवे पर जाम लगाकर लोगों को परेशान किया, फिर जो भी मिला उन्होंने उसके कपड़े फाड़ दिए। यही नहीं, उपद्रवी पुलिस वालों ने वाहनों को रोककर लोगों को जबरन रंगना भी शुरू कर दिया, जबकि रामपुरा चौकी पर तो डीजे लगाकर पुलिसकर्मियों द्वारा जमकर हुड़दंग किया गया। आदर्श कॉलोनी और बाजार चौकी पर तो हालात और खराब थे। यहाँ पर चौकी के अंदर ही शराब का दौर चल रहा था। पुलिस के उच्च अधिकारी होली की इस खुमारी में इस हद तक रंगे थे कि उनको नियमों तक का इल्म नहीं रहा।
शहर भर में पुलिस के हुड़दंग से लोग सहमे रहे और पुलिस से बचने के लिए रास्ते ही बदलते रहे। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में भी लोगों ने एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाकर होली की बधाई दी। लोगों ने सादगी के साथ एक दूसरे को रंग लगाया और शुभकामनाएं दी। जहां गढ़वाल में बुधवार को होली मनाई गई, वहीं कुमाऊं क्षेत्र में रंगों का त्योहार गुरुवार को मनाया गया। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में गुरुवार को छलेड़ी खेली गई। यहाँ सुबह से ही होलियारों की टीमें घर घर जाकर होली खेलती नजर आई। अबीर, गुलाल और रंग में रंग कर लोग एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दे रहे थे। पारंपरिक होली के गीतों में पूरा जिला झूमता नजर आया। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। महारानी आपकी अपनी चाय। One मोबाइल फॉर मी। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। अहमदाबाद में गुरुवार को अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों और व्यापारिक दल ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल गुजरात के मुख्यमंत्री से मिलकर गदगद हो गया। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल ने गुजरात में विकास कार्यों और राज्य की अर्थव्यवस्था में चमत्कारिक बदलाव के लिए मोदी की खूब प्रशंसा की। यही नहीं, इस प्रतिनिधि मंडल ने मोदी को अमेरिका आने के लिए आमंत्रित भी किया। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों ने मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि वे अमेरिका आकर वहाँ के लोगों को बताएं कि उन्होंने अपने राज्य के लिए किस निष्ठा से काम किया है। वहीं कांग्रेस के सदस्यों से जब पूछा गया कि क्या अमेरिका मोदी को लेकर अपनी वीजा नीति में बदलाव करेगा, तो कांग्रेस सदस्य का कहना था कि जरूर, अमेरिका प्रशासन के सामने ये मामला है और हम लोग रिपब्लिकन कानून निर्माताओं के साथ मिलकर इस दिशा में काम करेंगे। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने मोदी से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे लोग मोदी की शख्सियत से काफी प्रभावित हुए हैं, खासकर उनके उस दर्शन में जिसमें उन्होंने कहा है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। 93 के मुंबई सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में आर्म्स एक्ट के तहत 5 साल की सजा पाने वाले अभिनेता संजय दत्त गुरुवार को मीडिया के सामने आए और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो सही समय पर आत्मसमर्पण करेंगे। उन्होंने ये भी साफ किया कि वे सजा की माफी के लिए कोई प्रार्थना पत्र नहीं देने जा रहे हैं, लिहाजा इस विषय पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। साथ ही संजय दत्त ने कहा कि वो अपने देश से प्यार करते हैं और उसके कानून का भी सम्मान करते हैं। मीडिया को अपनी बात कहते कहते संजय बेहद भावुक हो गए और रो पड़े। अभिनेता संजय दत्त ने अपनी सजा को माफ करने के लिए भले ही प्रार्थना पत्र देने से इनकार कर दिया है, लेकिन प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष मार्कंडे काटजू अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो संजय दत्त की सजा माफी के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को पत्र लिखेंगे। उन्होंने कहा कि उन पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि संजय दत्त ने आवेदन देने से इनकार कर दिया है। एक तरफ प्रेस परिषद के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडे काटजू संजय दत्त की माफी के समर्थन में खुलकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और यहां तक कह दिया है कि अगर संजय माफी के लिए आवेदन नहीं देते तो अभी वे राष्ट्रपति और राज्यपाल को माफी की दरखास्त देंगे। तो दूसरी तरफ जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी संजय की सजा की माफी के विरोध में उतर आए हैं। स्वामी ने कहा कि अगर संजय की सजा माफ हुई तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। संजय दत्त की सजा की माफी के खिलाफ स्वामी की दलील है कि सजा माफी के लिए लोक कल्याण अहम मापदंड है, लेकिन संजय दत्त के मामले में ये बिल्कुल लागू नहीं होता है।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुरुवार को कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा हुई। कर्नाटक में कांग्रेस इस बार फूंक फूंक कर कदम उठा रही है और पार्टी ने फैसला किया है कि बाहरी प्रत्याशियों को टिकट नहीं देगी। साथ ही पार्टी इस बार दक्षिण में कमल को मुरझाने के लिए हर संभव तैयारी में लगी हुई है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि पार्टी लगातार 3 बार हारे प्रत्याशियों को भी टिकट नहीं देगी और 25,000 से ज्यादा मतों से हारे नेताओं को भी टिकट नहीं मिल पाएगा। आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव में भाजपा को करारी शिकस्त मिलने के बाद कांग्रेस की बातें खिली हुई हैं। कर्नाटक में 5 मई को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि 8 मई को मतगणना होगी। दक्षिण अफ्रीका की 4 दिवसीय यात्रा पूरी कर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह स्वदेश लौट आए हैं। अपनी इस यात्रा में उन्होंने ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत की। बैठक में ब्रिक्स विकास बैंक के गठन पर फैसला हुआ। ब्रिक्स सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री ने रूस और चीन और ब्राजील के राष्ट्राध्यक्षों से भी मुलाकात की। ऐसा माना जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात में प्रधानमंत्री ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र पर बांध निर्माण पर भारत की चिंताओं से उन्हें अवगत कराया। वहीं पुतिन से मुलाकात में पीएम ने उन्होंने कुडनकुलन परियोजना की पहली इकाई के अगले माह शुरू होने की जानकारी दी। दिल्ली के नामी बिल्डर और बीएसपी नेता दीपक भारद्वाज की हत्या मामले में पुलिस ने 3 हमलावरों की पहचान की है। तीनों को हरियाणा के जिंद से हिरासत में लिया गया है। साथ ही पुलिस ने सफेद रंग की एक कार भी जब्त की है। वहीं पुलिस ने दीपक भारद्वाज की पत्नी और उनके दोनों बेटों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले को सुपारी किलिंग से जोड़कर देख रही है। सूत्रों की माने तो दीपक भारद्वाज की उनकी पत्नी और बेटों से अनबन चल रही थी। गौरतलब है कि दिल्ली के रजाकेरी स्थित फार्म हाउस पर मंगलवार को कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर दीपक भारद्वाज की हत्या कर दी थी। मंगलवार शाम पुलिस ने घटना के बाद के सीसीटीवी फुटेज भी जारी किए थे। सामाजिक कार्यकर्ता एवं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के अनशन का गुरुवार को 6ठा दिन हो गया। केजरीवाल की सेहत में गिरावट नजर आ रही है, लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं। वहीं केजरीवाल ने व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई और उपवास जारी रखने की बात कही है। गौरतलब है कि केजरीवाल दिल्ली में बिजली और पानी के अवैध बिलों को लेकर अनशन पर बैठे हैं और उन्होंने लोगों को बिल न चुकाने की अपील भी की है। समाज सेवी अन्ना हजारे जनतंत्र यात्रा के तहत 30 मार्च से पंजाब से अपनी रैली की शुरुआत करेंगे। अन्ना पंजाब में 8 रैलियों को संबोधित करेंगे और जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागृत करने का काम करेंगे। अन्ना की जनतंत्र यात्रा 30 मार्च से अमृतसर से शुरू होगी और 5 दिनों तक चलेगी। अन्ना 31 मार्च को जलियांवाला बाग में पहली रैली करेंगे। 2000 करोड़ रुपए का कर बचाने के मामले में दुनिया की जानी मानी मोबाइल निर्माता कंपनी नोकिया को दिल्ली हाई कोर्ट से थोड़ी राहत मिल गई है और कोर्ट ने आयकर विभाग के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। पीटीआई के मुताबिक आयकर विभाग ने विगत 21 मार्च को नोकिया कंपनी को नोटिस भेजते हुए 2000 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए 1 हफ्ते का आदेश दिया था। इधर नोकिया ने भी नोटिस मिलने की बात स्वीकार की है और भारत के कानून और फिनलैंड और भारत के बीच की कर नीति का पालन करने की बात कही है। कोर्ट ने इस मामले में 22 मार्च को आयकर विभाग को नोटिस जारी कर हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए हैं। भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा काफी पहले दे दिया, लेकिन पाकिस्तान अभी तक भारत को ये दर्जा देने में झिझक रहा है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त सलमान बशीर ने इस मुद्दे पर गुरुवार को कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार असंतुलन बहुत ज्यादा है। बशीर का कहना है कि पाकिस्तान निर्यात के मामले में भारत के सामने कहीं नहीं ठहरता है और भारत का पाकिस्तान में निर्यात पाकिस्तान के मुकाबले बहुत ज्यादा है। ऐसे में पाक सरकार का मकसद इस व्यापार संतुलन को स्थापित करना है। पूर्व अफ्रीकी राष्ट्रपति और रंगभेद नीति के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने वाले 94 वर्षीय नेल्सन मंडेला को फेफड़े में संक्रमण होने के कारण बुधवार की रात अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा ने मंडेला के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कामना की है और अफ्रीका के लोगों से भी उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने की अपील की है। आपको बता दें कि पिछले 4 महीनों में मंडेला को 3 बार प्रिटोरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की टीम उनके बेहतर से बेहतर इलाज के लिए लगी हुई है। अफ्रीका के फादर ऑफ नेशन और नोबल शांति पुरस्कार विजेता नेल्सन मंडेला को 1994 से 1999 तक अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में हजारों की तादाद में बेरोजगार लोगों ने प्रदर्शन मार्च निकाला। ये लोग सरकार द्वारा उठाए गए कठोर आर्थिक कदमों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। युवा दिवस के मौके पर आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवकों ने भाग लिया। इन लोगों का कहना है कि दिवालिया होने से बचने और IMF, EU और ECB द्वारा दी गई 78 बिलियन करोड़ के आर्थिक पैकेज को लौटाने के लिए सरकार ने जो कठोर कदम उठाए उससे बड़ी तादाद में लोगों की नौकरियां छूट गयी और करीब 14 लाख लोग बेकार हो गए। पाकिस्तान की एजुकेशन एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई की कहानी जल्दी आपको एक किताब में उपलब्ध होगी। ब्रिटेन के एक अखबार गार्डियन के मुताबिक I am मलाला यानी मैं मलाला हूँ नामक शीर्षक वाली इस किताब में 15 वर्षीय मलाला के जीवन की कहानी होगी, जिसे ब्रिटेन की वेडनफील्ड एंड निकोलस समेत 2 कंपनियां मिलकर प्रकाशित करेंगी। इसके लिए कंपनियों ने मलाला से $3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का करार भी किया है। आपको बता दें कि मलाला ने पाकिस्तान में लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया था। इसी से नाराज पाकिस्तान स्थित तालिबान ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी।
इंटरनेट पर अब तक का सबसे बड़ा साइबर हमला हुआ। इसका असर फिलहाल इंटरनेट की धीमी रफ्तार के तौर पर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इंटरनेट स्पैम से लड़ने वाली एक संस्था का एक वेबसाइट चलाने वाली कंपनी के साथ मतभेद हो गया, जिसकी प्रतिक्रिया में इंटरनेट की मूलभूत सुविधाओं पर हमले होने लगे हैं और इस हमले का बैंकिंग और ईमेल सुविधाओं पर असर पड़ने की आशंका है। आपको बता दें कि इस तरह के हमलों को डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस कहा जाता है, जिसके तहत टारगेट को बहुत ज्यादा तादाद में ट्रैफिक भेजा जाता है, जिससे वह पहुंच के बाहर हो जाए। 5 देशों की साइबर पुलिस इन हमलों की तहकीकात में जुट गई है। ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी श्रद्धा। आज हम करेंगे द्विकोणासन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देख लेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। मार्जरी आसन को करने के लिए सबसे पहले दोनों पैर सामने से खोल लेंगे। अब एक एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। अब दोनों कोहनियों को घुटने के पास लगा लेंगे और हथेलियों के बल खड़े हो जाएंगे इस तरह से। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपना सिर ऊपर करेंगे, पीठ नीचे, श्वास छोड़ते हुए सिर नीचे और पीठ को पूरा ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। इस तरह से करते रहें। श्वास का ध्यान रखेंगे। श्वास लेते हुए सिर ऊपर होगा, पीठ नीचे, श्वास छोड़ते हुए सिर नीचे और पीठ को पूरा ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे और अपनी पूरी एकाग्रता लोअर एब्डोमेन पर रखते हुए इसका अभ्यास करेंगे। और जब पीठ आपकी ऊपर रहे उस समय कोशिश करें अपनी पूरी एकाग्रता रीढ़ की हड्डी पर रखें। ध्यान रखेंगे हाथ आपके बिल्कुल सीधे रखेंगे, हाथों को नहीं मोड़ेंगे, अर्थात कोहनियों से हाथ को नहीं मोड़ेंगे। श्वास लेते हुए सिर ऊपर करेंगे, पीठ नीचे, श्वास छोड़ते हुए सिर नीचे और पीठ को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। शरीर को झटका नहीं देना, बिल्कुल धीरे धीरे पूरी एकाग्रता के साथ करते रहेंगे। पीछे से दोनों पैर मिले हुए, घुटने आपस में मिले हुए। रिलैक्स करेंगे। द्विकोणासन को करने के लिए सबसे पहले अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखेंगे, दृष्टि सामने रखेंगे। अब दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाते हुए दोनों हाथों से फिंगर लॉक बना लें और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकेंगे। अपनी क्षमता अनुसार जितना आगे की तरफ झुक सकते हैं झुकने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हुए दोनों कंधों को पीछे की तरफ खींचे। कुछ सेकंड्स के लिए बने रहें इसी पोजीशन में और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस ऊपर आ जाए। दोनों पैर मिले हुए आपके और श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए झुकेंगे आगे की तरफ। दोनों हाथों को पूरा खींचें। ध्यान रखें दोनों घुटने आपस में मिले हुए और घुटनों से पैर को बिल्कुल भी नहीं मोड़ेंगे। एक बार फिर से करेंगे और ध्यान रखेंगे इस आसन का अभ्यास करते समय शरीर का संतुलन भी बना रहे। विशेषकर जो नए साधक है, जो इनिशियल स्टेज पे इस आसन का अभ्यास करते हैं, विशेष तौर से ध्यान रखें। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस रिलैक्स करें। बेहद उपयोगी है ये द्विकोणासन का अभ्यास, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके कंधे में दर्द रहता है। कंधों की मजबूती बढ़ती है, इससे
स्पाइन की मसाज होती है, लेकिन ध्यान रखिए कमर दर्द या फिर स्लीप डिस्क की शिकायत हो या फिर सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, वे इस आसन का अभ्यास नहीं करें। और इस आसन का अभ्यास करते समय एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखें कि घुटनों से पैर को नहीं मोड़ें। चाहे आप आगे कम झुक पा रहे हैं, लेकिन घुटनों से पैर को बिल्कुल नहीं मोड़ना। डायबिटीज और जिनकी लोअर एब्डोमेन पे एक्स्ट्रा फैट रहता है, कब्ज और गैस की शिकायत जिनको रहती है, उनके लिए बेहद उपयोगी है ये द्विकोणासन का अभ्यास। आज का योग मंत्र है, जिनको भी गाइटर या फिर झेंगा रोग है, ये ध्यान रखें, गोभी, शलगम, सोयाबीन और केले का सेवन बिल्कुल भी नहीं करें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम्हारा अनुदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अन्नदाता कार्यक्रम। आइए देखें क्या है खास आज के कार्यक्रम में। दुधारू पशुओं में टीकाकरण पर एक जानकारी। कद्दू वर्गीय सब्जी फसल में लाल प्रिंग कीट का प्रबंधन कैसे करें। किसान भाइयों, इस समय मौसम में परिवर्तन हो रहा है और तापक्रम में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के हानिकारक विषाणु, जीवाणु रोगजनक वातावरण में सक्रिय हो जाते हैं, जिसके चपेट में सबसे ज्यादा आपका पशुपालन व्यवसाय आता है। क्योंकि देखा जाता है कि इन हानिकारक रोगजनकों के कारण आपके दुधारू पशुओं में मुंह पका, खुरपका, गला घोटू, लंगड़ी जैसे हानिकारक रोगों का प्रकोप हो जाता है और आपको इसके कारण लक्षण, निवारण की सही जानकारी भी नहीं हो पाती। यदि रोग की पहचान भी हो जाती है तो इलाज भी नहीं हो पाता, क्योंकि इन हानिकारक रोगों से बहुत कम समय में समूह में दुधारू पशुओं की मौत हो जाती है। इस प्रकार के खतरनाक रोगों के इलाज से बेहतर है बचाव, जिससे कि दुधारू पशु इन रोगों की चपेट में न आए। इस हेतु दुधारू पशुओं में रोगों के रोकथाम हेतु टीकाकरण ही समुचित उपाय है। परंतु अब बात आती है दुधारू पशुओं में टीकाकरण कब एवं कैसे कराएं। तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में पशुधन का अत्यधिक महत्व है। ग्रामीण क्षेत्र में तो पशुधन ही कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पशुधन से अपेक्षित आर्थिक लाभ तभी मिल सकता है जब हमारे पालतू पशु गाय, भैंस आदि स्वस्थ हों। स्वस्थ पशु ही अच्छे उत्पादक हो सकते हैं तथा उनकी कार्य क्षमता भी उत्तम होती है। पशुधन में कुछ ऐसे संक्रामक रोग होते हैं जिन्हें मात्र नियमित समय पर टीकाकरण करवा के रोका जा सकता है।
संक्रामक रोग जीवाणु जनित अथवा विषाणु जनित हो सकते हैं, जो एक पशु से दूसरे पशु में दूषित आहार, चारा, घास, दाना, पानी, बिछावन, हवा आदि से फैल सकते हैं। कुछ संक्रामक रोग इस प्रकार हैं: गला घोंटू या घुरका रोग, यह जीवाणु जनित रोग है। भैंसों में यह रोग अन्य पशुओं की अपेक्षा अधिक घातक होता है। भैंसों के गले में सूजन हो जाती है, जो मुंह के आसपास और गर्दन तक तथा कभी कभी अगली टांगों और कंधों तक फैल जाती है। सांस लेने में पशु को कष्ट होता है और कष्टपूर्ण आवाज सुनाई देती है। मुंह से लार टपकती रहती है। बहुत तेज बुखार हो जाता है। इस रोग का आक्रमण इतना तेजी से होता है कि उपचार का समय ही पशुपालकों को नहीं मिलता। इस संक्रामक रोग से बचाव हेतु पशुओं को मई माह में प्रतिवर्ष रोग बचावकारी टीका लगवाएं। टीका लगवाने से गाभिन अथवा दूध देने वाले पशुओं के स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। पशुओं को सूखे, धूप वाले, हवादार मकान में रखा जाना चाहिए। अब आइए बात करते हैं खुरपका या मुंहपका रोग के बारे में। पशुओं का यह प्राचीन विषाणु जनित संक्रामक रोग है, जो गाय, भैंस, भेड़, बकरियों में होता है। संकर नस्ल के तथा विदेशी पशु इससे ज्यादा पीड़ित होते हैं। जो पशु इस रोग से पीड़ित होकर ठीक हो जाते हैं, वे बहुत कमजोर और खेती-बाड़ी के लायक नहीं रहते हैं। दुधारू पशुओं का दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है। यह रोग बीमार पशु के संपर्क में आने से या दूषित पानी, घास, भूसा, चारागाहों द्वारा फैलता है। इस रोग के आरंभ में पशु कांपता है, उसे बुखार आता है, मुंह गर्म लगता है एवं मुंह से लार टपकती रहती है। जीभ पर भी छाले पड़ जाते हैं, जो फटकर एक गहरे और बड़े आकार के घाव का रूप धारण कर लेते हैं। गाय के थनों पर भी फफोले आ जाते हैं। पीड़ित पशु के मुंह को 2% फिटकरी के घोल या 0.1% पोटेशियम परमैंगनेट घोल से धोना चाहिए। खुरों को फिनाइल से साफ करना चाहिए। इसके बचाव हेतु नियमित टीकाकरण आवश्यक है। पहला बचाव टीका 4 सप्ताह की आयु होने पर, दूसरा टीका पहले टीके के 6 सप्ताह पश्चात तथा तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद और इसके पश्चात हर वर्ष टीका लगवाना चाहिए। संकर प्रजाति अथवा विदेशी प्रजाति के पशुओं को यह टीका प्रतिवर्ष 2 बार 6 माह के अंतर पर लगवाना चाहिए। अगला प्रमुख रोग है लंगड़िया या लंगड़ा बुखार, जिसे ब्लैक क्वार्टर के नाम से जानते हैं। बरसात में होने वाला यह जीवाणु जनित रोग, जो युवा पशुओं, बछड़े बछियों में अधिकतर होता है। कई बार बछड़े बछियां अचानक ही पिछली टांगों से लड़खड़ाने लगती हैं और उनके पुट्ठों में सूजन आ जाती है। इसे फड़ सूजन या पुट्ठा सूजन रोग भी कहते हैं। इसमें एक प्रकार की गैस भी पैदा होती है और दबाने पर चर्र चर्र की आवाज आती है। इस रोग का लक्षण प्रकट होने के 2 से 3 दिन के अंदर पशु की मृत्यु अवश्य हो जाती है। यह रोग गौ पशुओं का अत्यधिक संक्रामक रोग है। बरसात शुरू होने से पहले रोग फैलता है। अधिक संभावना अप्रैल से जून माह के बीच रहती है। इस गंभीर रोग से बचाव हेतु एकमात्र उपाय नियमित टीकाकरण है। 4 माह से 3 वर्ष के सभी गौ पशुओं को प्रतिवर्ष यह टीका मई माह में अवश्य लगवाना चाहिए। इस रोग से मृत पशु को भूमि में 2.5 मीटर गहराई तक चूने से ढककर दबा देना चाहिए। किसान भाइयों, पशु स्वयं अपना दुख दर्द नहीं कह सकता, अतः उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना प्रत्येक पशुपालक का कर्तव्य है और इस हेतु नियमित टीकाकरण शेड्यूल को हम अगर अपनाते हैं, हम अपने बहुमूल्य पशुओं को गंभीर संक्रामक रोगों से बचा सकते हैं। फलों के अंतर्गत यदि शीतोष्ण फलों की बात की जाए तो सेब, आड़ू, प्लम की बागवानी उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर की जाती है। अतः किसान भाइयों, आज हम शीतोष्ण फलों में प्लम की बात करेंगे, जिसकी बागवानी पहाड़ी क्षेत्र के अतिरिक्त पहाड़ के किनारे वाले क्षेत्रों जैसे देहरादून, सहारनपुर, हरिद्वार इत्यादि जिलों के किसान भाई भी अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि इस समय प्लम के पौधों में छोटे छोटे फल लगे हुए हैं, इसलिए इसकी बागवानी में समसामयिक प्रबंधनों एवं पौध सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए,
जिससे कि प्लम की बागवानी से आने वाले समय में प्रति पौध अधिक से अधिक गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त हो सके। तो बागवान भाइयों, प्लम की बागवानी में इस समय कौन कौन से प्रबंधनों पर ध्यान देना आवश्यक है, इस विषय पर प्रकाश डाल रहे हैं ग्राम तितरो, सहारनपुर के प्रगतिशील किसान राजकुमार सिंह।